अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक दैट इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर। अब इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा बड़ा इंपॉर्टेंट, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर। अच्छा बेटे, मेटल्स हम उन चीज़ों को कहते हैं कि कोई भी ऐसे आपके एलिमेंट्स को कहा जाता है कि जिनके अंदर आपके पास एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करें और वो खुद को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, आयंस के अंदर। ठीक है, तो जो आपके पास ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी ज्यादा है, हम उन एलिमेंट्स को मेटल्स कहते हैं। मतलब मेटल्स क्या होती हैं? मेटल्स ऐसी चीज होती हैं विच कैन इजीली लॉस या लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, जो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकती हैं। ठीक है, अब कौन अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर सकता है? कि जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है, वो आपके पास इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस कर सकता है एलिमेंट। ठीक है ना, तो मतलब मेटल्स वो चीजें होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस कर सकती हैं, और वो कौन कर सकती हैं? जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है। मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे कि मेटालिक करैक्टर जो है, मतलब किसी चीज का जो मेटल होना है वो आपके पास किस चीज पे डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है आयोनाइजेशन एनर्जी पे। जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन लॉस करने आसान होंगे, मेटालिक करैक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। अब सिमिलरली इसके उलट अगर हम देखें तो आपके पास आ जाती हैं नॉन मेटल्स। क्या होती हैं? नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स ऐसी चीजें होती हैं कि जिनके अंदर, मतलब आपके पास कोई भी अगर चीज नॉन मेटल है, मैं ए कह देता हूँ, ए कोई नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल ऐसी चीजें होती हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करें और क्या बनाएं? नेगेटिव आयन बनाएं। मेटल्स पॉजिटिव आयन बनाना चाहते हैं और नॉन मेटल्स नेगेटिव आयन बनाना चाहते हैं। मतलब अगर मैं नॉन मेटल्स को लिखना चाहूं तो नॉन मेटल कैन इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर मतलब आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि वो डिफिकल्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन, उनमें से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना बड़ा ही मुश्किल है। डिफिकल्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, जैसे मर्जी आप समझ लें। मतलब अगर मैं बात करूं कि नॉन मेटल्स कैसे होंगे, नॉन मेटल्स की ऐसी चीजें होंगी कि जिनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू हाई होगी। ठीक है ना, चलो इसको ऑर्डर में लिख देते हैं कि ऐसी चीजें नॉन मेटल हैं विच हैव हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं। या फिर ऐसी चीजें आपके पास नॉन मेटल हैं कि विच हैव द हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा, इलेक्ट्रॉन लॉस करना मुश्किल है, मतलब आपके पास वो चीज नॉन मेटल है। ओके, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लिखना चाहूं कि आपके पास जो नॉन मेटालिक करैक्टर है, जो नॉन मेटालिक करैक्टर है उसका क्या रिलेशनशिप है? नॉन मेटालिक करैक्टर का रिलेशनशिप मेरा बेटा, यहाँ पे मैं जरा आयोनाइजेशन एनर्जी को ही लेके आ रहूंगा ताकि इलेक्ट्रॉन लॉस करना और गेन करना समझ में आ जाए। वो बेटे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर किसी चीज की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि उसका नॉन मेटालिक करैक्टर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये तो हो गई एक सिंपल सी डिस्कशन कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या हैं। ओके, अब पीरियोडिक टेबल में मेटल्स कहाँ पे हैं, नॉन मेटल्स कहाँ पे हैं, ये पहले भी मैं आपको बता चुका था। चलो फिर लिख लेते हैं। आपके पास पीरियोडिक टेबल याद करवाया था, कैसे याद करवाया था? हाली ने की रब से फरियाद, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप रे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता था लैंथेनाइड्स, और सॉरी डी ब्लॉक, उसको मैं नहीं लिख रहा, उसको मैं वैसे ही कर रहा हूँ, मैं ऐसे वैसे लिख रहा हूँ डी ब्लॉक। यहाँ पे आ जाता है डी ब्लॉक, उसको नहीं मैं लिख रहा, टाइम वेस्ट होगा वरना काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद बेटे इस साइड पे क्या आना था? बाई अली गए इंडिया थाईलैंड। ओके, उसके बाद क्या आना था? ससी गई सिंध पंजाब। उसके बाद क्या आना था? नाइट्रोजन फैमिली ना पाई अस्सी सब शरीफ। ठीक है ना, आगे आपके पास ओ स सी ते उनु।
आगे गया फैसलाबाद से कल बारात आई अटक और लास्ट पे क्या आएगा हीना नीना और करीना का एक्स रंगीला। अच्छा आपको मैंने पहले भी बताया था कि पीरियोडिक टेबल में बेसिकली जो आपके पास इस साइड पे हैं वो सारे के सारे मेटल्स हैं और जो उस साइड पे हैं वो सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका था और इसको मैंने याद रखने के लिए आपको सीढ़ी बताई थी कि आपने एक सीढ़ी याद रखनी है और उस सीढ़ी की जो दूसरी साइड पे हैं वो सारे के सारे आपके पास क्या हैं, वो सारे के सारे आपके पास हैं नॉन मेटल्स। वो सीढ़ी यहाँ पे स्टार्ट होती थी यहाँ से, ये आपने याद रखना है कि बोरॉन से आपने ये सीढ़ी स्टार्ट करनी है। बेसिकली आपके पास बोरॉन भी इसी में आ जाता है, आप कंसीडर कर सकते हैं। तो मतलब आपके पास ये बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सारी नोबल गैसेस, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे आपके पास बेटे जो इस लेडर के दूसरी साइड पे हैं वो सारे के सारे प्योरली नॉन मेटल्स हैं। और वैसे भी आपको पता है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट राइट मूव करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आपके पास क्या होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है। तो उसकी वजह से भी आपके पास जो नॉन मेटल्स मिलेंगे वो आपको एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल मिलेंगे। ठीक हो गया। अच्छा अब उसके अलावा आपके पास ये जो है ये जो चीजें हैं आपके पास बेसिकली ये मतलब सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है ना। अब ये आपके पास किस केस में आ जाती हैं, ये आपके पास आ जाती हैं मेटलॉइड्स में, ये आपके पास आ जाते हैं मेटलॉइड्स में। मतलब ना तो ये अच्छे मेटल है ना ये अच्छे नॉन मेटल है, थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और जो इस साइड पे आपके पास है लाइक ये लिथियम है। अच्छा हाइड्रोजन के बारे में याद रखिएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है, ये भी नॉन मेटल है। अच्छा बाकी जो चीजें आपके पास बच जाती हैं मोस्टली, एक्सेप्शनल केसेस आर एवरीवेयर, लेकिन मोस्टली आपके पास जो बाकी चीजें बच जाती हैं वो आपके पास क्या हैं, मेटल्स हैं। तो पीरियोडिक टेबल में अगर मैं मतलब बताना चाहूँ आपकी बुक में जैसे उन्होंने बताया है, तो फर्स्ट ए के अंदर हाइड्रोजन के अलावा सारे मेटल्स हैं, सेकंड ए के अंदर भी आपके पास सारे मेटल्स हैं, थर्ड ए के अंदर आपके पास लोअर मेंबर मेटल्स हैं, मतलब एल्युमिनियम मेटल है लेकिन बोरॉन मेटल नहीं है। इसी तरह से 4A के अंदर आपके पास कार्बन प्योरली नॉन मेटल है, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये मेटलॉइड्स में आ जाते हैं और टिन और लेड ये मेटल्स में आते हैं। सिमिलरली अगर मैं 5A में जाऊंगा, सोडियम और फास्फोरस प्योरली नॉन मेटल हैं, आर्सेनिक और स्ट्रिबियम ये आपके पास मेटलॉइड्स हैं और बिस्मिथ मेटालिक कैरेक्टर शो करता है। हाँ वैसे तो ये स्ट्रिबियम भी थोड़ा बहुत मेटालिक कैरेक्टर शो करता है, आप इसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सिमिलरली बेटे ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम ये तो प्योरली नॉन मेटल हैं, किसके अंदर 6A के अंदर, और बाकी नीचे मेटलॉइड और मेटालिक कैरेक्टर शो कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास याद रखिएगा एक और मैं चीज आपको बता देता हूं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जब आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो याद रखिएगा आपके पास मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती जाती है, इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना आसान होता जाता है। और जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो याद रखिएगा यही आपके पास जो आपका मेटालिक कैरेक्टर है, यही मेटालिक कैरेक्टर जो है ये मेरा बेटा आपके पास क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जब हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आपके पास मुश्किल होता जा रहा है। तो ये आप चीजें ध्यान में रखिएगा। अच्छा और उसके बाद हैलोजेंस जितने भी हैं मतलब अगर मैं बात करूं 7A की वो सारे नॉन मेटल्स हैं, इसके अलावा 8A की तो वो भी सारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है ना। तो पीरियोडिक टेबल में आपके पास S ब्लॉक हाइड्रोजन के अलावा सारा मेटल है। P ब्लॉक के अंदर जाके आपको अगर ये लेडर याद है, ये सीढ़ी याद है, तो आपको बड़ा आसानी से एंटी टेस्ट के अंदर भी, बोर्ड एग्जाम के अंदर भी और वैसे भी ये ध्यान में रहेगा कि आपके पास कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। चलो ये तो हो गया कि मेटल कहाँ है, नॉन मेटल। अच्छा डी ब्लॉक के अंदर आपके पास बहुत सारे मेटल्स हैं, सारी तकरीबन मेटल्स हैं। अब इसमें आपके पास एक मशहूर मेटल का ग्रुप है जिसे हम 1B कहते हैं, इसे हम 1B कहते हैं। अब 1B जो होते हैं इनको हम कॉइनेज मेटल भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, कॉइनेज मेटल भी कहते हैं, ठीक है ना। अब मतलब वो मेटल जिनसे कॉइन्स बनते रहे हैं। अब 1B में कौन आता है जरा याद करो,
यहाँ पे आता है आपके पास कॉपर, ठीक है ना, आपके पास क्या आता है कॉपर, मतलब जो कॉपर वाली आपके पास नीचे ये ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एज अ 1b, आगे तो जिंक आ जाता है ना। तो ये कॉपर वाली जो फैमिली है आपके पास, दिस इज कॉल्ड कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, क्योंकि पुराने ज़माने में या आज भी इनसे आपके पास कॉइन्स बनते हैं, तो इनको हम बोलते हैं स्पेसिफिकली कॉइनेज मेटल्स। तो ये आपने याद रखना है, कॉइनेज मेटल कौन से हैं, 1b वाले, तो ये भी मेटल्स हैं। तो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी जगह पे बहुत सारे मेटल्स हैं। अच्छा ये तो आपको काफ़ी काम आएंगी चीज़ें। अच्छा ये टॉपिक आपको दिखने में ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं है, इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन याद करते हैं, बाकी छोड़ो, पढ़ते भी नहीं है, लेकिन याद रखिएगा यही मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करैक्टर आपके एंटी टेस्ट का मेजर है। इसी को तो पूछते हैं, पूछ लेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड मेटल, प्लेस देम, मतलब 3-4 आपको एलिमेंट दे देगा और कहेगा प्लेस करो इन द ऑर्डर ऑफ देयर मेटेलिक करैक्टर, नॉन मेटेलिक करैक्टर, फिर क्या करोगे। तो इसलिए इसको समझना और बहुत जरूरी है आपके लिए, मतलब आपको याद करना पड़ेगा, ये सारा याद करना क्या है समझना पड़ेगा, याद तो बात की बात है। अच्छा यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस क्या आता है, शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, एक्सप्लेन। सिंपल, दो इक्वेशंस दी हुई हैं जो रहती हैं, तो उसके बाद आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अच्छा जरा मैं इसको अरेज कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखें जो आपके पास मेटल्स होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, तो वाटर को तोड़ते ही इस तरह से हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं, आसान लफ्जों के अंदर। तो आपके पास अगर कोई भी आपके पास मेटल है, तो मेटल का कोई भी आपके पास ऑक्साइड है, लाइक सोडियम है, तो सोडियम का एक नॉर्मल ऑक्साइड है, ये है सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड। अगर मैं इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करूंगा, वाटर के अंदर डिसॉल्व करूंगा, तो बेटे सिंपल सी बात है, एक ही काम होगा कि एक सोडियम एक OH के साथ मिला, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, मतलब क्या होगा कि यहाँ पे अगर मैं इस Na2 को कुछ ऐसे लिख लूँ, Na2 को कुछ ऐसे लिख दूँ, तो हुआ क्या कि ये Na और ये वाटर का OH मिला, इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। तो बाकी क्या है, बाकी भी तो ये है ना कि ये एक OH और ये एक Na, ये भी मिला और इसने क्या बना दिया, एक और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो कोई भी मेटल लेंगे, आप यहाँ पे मैग्नीशियम ले लेते, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बन जाना था, आप यहाँ पे कैल्शियम ले लेते, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन जाना था। लेकिन शर्त ये है कि कोई भी मेटल हो, अगर मेटल है तो पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो आपके पास कोई ना कोई ऐसी चीज बनाएगा जो कि बेस होगी, बेस होगी, क्या होगी वो, बेस होगी। तो ये वजह है कि मेटल के ऑक्साइड को जब पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो बेसिक सॉल्यूशन बनता है, कैसा, बेसिक सॉल्यूशन। और बेसिक सॉल्यूशन का लिटमस पेपर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, लिटमस पेपर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है कि रेड से लिटमस पेपर क्या हो जाता है, ब्लू। ये एंटी टेस्ट में आ गया था, एक ऑक्साइड लिया, उसको पानी के अंदर डिसॉल्व किया, तो उसने क्या किया, लिटमस पेपर को रेड से ब्लू कर दिया। बताएं वो ऑक्साइड कौन सा है, ऑप्शन दिए हुए थे, बच्चे कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं था, सब कुछ अंदर से था कि ये बेसिक है, बेस बना रहा है, तो बेस है तो वो रेड से ब्लू कर रहा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पास चीजें आ जाती हैं। अच्छा अब अगर कोई चीज नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, अगर कोई नॉन मेटल का ऑक्साइड है, लाइक हम ले लेते हैं SO3, बड़ा ही आसान, उसको अगर हम पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो सिंपल ये मिलेगा और क्या बना देगा, H2SO4। अब H2SO4 क्या है, ये आपके पास है एसिडिक, ये क्या है आपके पास एसिडिक। तो ये लिटमस पेपर को क्या करेगा, ये लिटमस पेपर को क्या करेगा, ये लिटमस पेपर अगर आपके पास ब्लू हुआ तो ये इसको ब्लू से क्या कर देगा भाई, रेड कर देगा, क्योंकि एसिड लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देते हैं। तो इसी के साथ बेसिकली कोई शॉर्ट क्वेश्चन आए तो ये दो इक्वेशन लिखेंगे और आप एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा सा कि ये सिलेक्शन होता है तो बेस बनती है, इस वजह से हम बोलते हैं कि ये बेसिक होते हैं मेटल के ऑक्साइड, और ये एसिड बनाते हैं तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। लाइक सल्फर नॉन मेटल है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे फास्फोरस नॉन मेटल है ना, उसको ऑक्साइड लूँ, पानी के अंदर डिसॉल्व करूँ, फास्फोरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम लूँ, ये क्या है, ये मेटल है, अगर मैं इसका ऑक्साइड पानी के अंदर डिसॉल्व करूंगा तो बेसिक बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये आपके पास हो गया मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर। अच्छा इसी को चेंज करने वाला हूँ, इसी को चेंज करने वाला हूँ। आपके पास आपके बुक में एक और टॉपिक है, दैट इज क्या, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। बिल्कुल इससे मिलता जुलता, जब भी ये टॉपिक याद करने बैठे वो भी साथ ही याद हो जाता है। देखो
यहाँ पे टॉपिक है, मैं इसको रेज नहीं कर रहा, हम पढ़ने वैसे जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सॉरी अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है, देखो वही बात कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, कौन नहीं करेगा। और हमें इतनी सिंपल सी बात पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो आपके पास गुड कंडक्टर होते हैं, गुड ना कहें बल्कि एक्सीलेंट कंडक्टर कहें। वो क्या होते हैं? एक्सीलेंट कंडक्टर होते हैं, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। और जो आपके पास नॉन मेटल्स होते हैं, जो आपके पास नॉन मेटल्स होते हैं, दे आर वेरी पुअर कंडक्टर, मतलब वो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करते। अच्छा तीसरी क्लास क्या आ जाती है? मेटलॉइड्स या फिर सेमी मेटल्स, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं? ये कंडक्ट करते हैं सॉरी ये कंडक्ट करते हैं वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये थोड़ी बहुत आपके पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो अगर आपने ट्रेंड देखना है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, कौन नहीं करेगा, कितनी करेगा, अगर थोड़ी सी करेगा तो वो कहाँ पे है, तो बेटे आपको मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर देखना है। जो चीज ज्यादा मेटालिक है वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, जो चीज कम मेटालिक है वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। मतलब मैं अगर आपसे पूछूं, हाँ भाई बताओ जरा कि आपके पास पीरियोडिक टेबल में कौन कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो मेटल ढूंढो, ये सारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। एल्युमिनियम करेगा, गैलियम करेगा, इंडियम करेगा, टिन करेगा, लेड करेगा, ये भी करेगा, ठीक है ना। तो ये तो सारे करेंगे, ये मेटल क्यों नहीं करेंगे? दे आर एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब जो मेटल्स हैं दे आर एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा कौन नहीं करेगा, इसमें से करंट नहीं गुजरेगा? देखो भाई बोरॉन से नहीं गुजरेगा, नाइट्रोजन से नहीं गुजरेगा, ऑक्सीजन से नहीं गुजरेगा, सल्फर से नहीं गुजरेगा, हाइड्रोजन सारे से नहीं गुजरेगा, और नोबल गैसेस से भी करंट नहीं गुजरेगा, वो कंडक्टर नहीं है क्योंकि वो नॉन मेटल है। और किन से थोड़ा थोड़ा गुजरेगा, लाइक सिलिकॉन है, लाइक जर्मेनियम है, ठीक है ना, ये सेमीकंडक्टर्स हैं, मेटलॉइड्स हैं, इनसे लिटिल अमाउंट ऑफ करंट गुजरेगी। मतलब अगर आपको मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर समझ में आता है तो आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वाला टॉपिक भी हो जाता है। अच्छा कार्बन का नहीं मैंने नाम लिया यहाँ पे, कार्बन की ना बहुत सारी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, ठीक है ना। लाइक कार्बन जो है आपके पास वो डायमंड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, जो उसकी दो मशहूर एलोट्रोपिक फॉर्म है, और दूसरी इसकी मशहूर जो एलोट्रोपिक फॉर्म है दैट इज ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन डायमंड तो बिल्कुल नॉन कंडक्टर है, बिल्कुल नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर है ये। लेकिन ग्रेफाइट जो है वो आपके पास क्या करता है, एक प्रॉपर्टी शो करता है जिसे हम एनआइसोट्रॉपी कहते हैं। एनआइसोट्रॉपी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो एक डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। मतलब ग्रेफाइट जो है वो एक डायरेक्शन में करंट को कंडक्ट करता है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं करता। कैसे? असल में जब हम ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि उसके अंदर ये मान लीजिए ये कार्बन है, ये मान लीजिए ये कार्बन है, मान लीजिए ये कार्बन है, हर कॉर्नर ये कार्बन को इंडिकेट कर रहा है कि ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन होता है उसने सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड बनाए होते हैं। कितने? 3 बॉन्ड। तो चौथा बॉन्ड तो भी रहता है, मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है ना। लेयर वाइज स्ट्रक्चर होता है, ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर वाइज होता है। कैसा होता है? लेयर वाइज होता है। और कैसा होता है? कह सकते हैं कि थोड़ा सा हेक्सागोनल भी होता है, लेकिन लेयर वाइज याद रखें। तो ऐसे एक लेयर है, फिर नीचे एक और लेयर आ रही है, फिर नीचे एक और लेयर आ रही है, इस तरह से स्ट्रक्चर है। तो आपके पास क्या होता है कि जो कार्बन होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उसकी लेयर्स के अंदर फ्री फिर रहे होते हैं, जो उसने बॉन्डिंग के अंदर यूज ही नहीं किए। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, लेकिन उन 4 में से यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं? 3, तो एक बच गया। तो वो लेयर्स के अंदर फ्री फिर रहा होता है। तो अगर आप बैटरी को इस साइड से कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट नहीं होगा, कुछ भी करंट नहीं गुजरेगा, क्योंकि ऐसे तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ऐसे 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 बैटरी को कनेक्ट करेंगे दूसरी साइड से, तो फिर वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे और उनकी मूवमेंट से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि व्हाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वन डायरेक्शन
बट डायमंड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इंसुलेटर। तो डिफरेंट तरह से ये क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक भी खत्म होता है। आज हमने दो टॉपिक पढ़े, पहला था आपके पास मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर और दूसरा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। इनके ट्रेंड आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ये टॉपिक एंटीडिस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।